Good morning to all of you. And as you know, we are discussing previous year questions for UPSC CSC in हिंदी और बहुत ही आसान विश्लेषण करते हैं हम. So today's topic is here, rise of Indian national movement, moderate and extremist phases. जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि भाई चल रहे हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उनका कंपाइलेशन हम कर लेते हैं. यहाँ पे जो है ना, राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो राइज हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने किस तरीके से पूछे हैं, तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज, मतलब मीडियम से लेकर और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे फेजेस जो आए थे, तो उनमें से क्वेश्चन कहाँ से यूपीएससी ने निकाले हैं, तो उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे. और नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या एस्पेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं, तो उनको पूरी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे. सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको और हमें क्लियरली शो हो. ठीक है, तो ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आप लोगों को अच्छे से पता होगा, 1857. ठीक है, और इसके बाद में ही क्या हुआ था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1857 के बाद 1858 में क्राउन का शासन हो गया, ब्रिटेन क्राउन का शासन हो गया. कुछ सुधार होने शुरू हुए थे, क्योंकि 1857 से पहले कहीं ना कहीं भारतवासियों का अंग्रेजों द्वारा शोषण हो रहा था. ओके, सो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं. मैंने आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में यहीं से बताना शुरू कर दिया. ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे, आई होप. स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशोर कथा, मुझे जहाँ तक याद है ये देशोर कथा है वो बंगाल से रिलेटेड है, मतलब वही उसी साइड में लिखी गई है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य, मतलब अंग्रेजों का शासन था, द्वारा मस्तिष्क की समूहक विजय के विरोध में चेतावनी दी. बिल्कुल ये ऑप्शन सही है. इस पुस्तक में ऐसा ही लिखा था. उन्होंने बोला था कि जो अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं. ठीक है, तो उसका विरोध किया था. दूसरा ऑप्शन है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया. ये भी इसका ऑप्शन सही है. मैं आपको करंट का बताऊं तो अभी एक सफाई अभियान चला था, एक जो पानी है ना, यानी कि वाटर है ना, उसको कैसे कंजर्व करें और कैसे उसको सेफली यूज़ करें. जैसे कि आपको पता है ग्राम पंचायतों में टंकी लगाई गई हैं, तो उसके लिए जागरूक करने के लिए भी 2024-25 में नुक्कड़ नाटक चला था. ठीक है, तो जो जैसे कि जो कुछ एक टीम होती है, वो गांव-गांव जाकर जगह जगह अपना कैंप लगाकर एक नाटक के ज़रिए बताते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को कि इस तरह से आप पानी को सेफली यूज़ कर सकते हैं. ठीक उसी प्रकार जो सखाराम गणेश देउस्कर ने की जो देशोर पुस्तक थी, देशोर कथा बुक थी, उसमें भी उन्होंने नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों को प्रेरित किया था कि लोकगीत इस तरह के गाएं, नुक्कड़ नाटक करें, ताकि जो अंग्रेज़ों के जो खिलाफ, मतलब उनके अगेंस्ट में जो वो हमारे साथ जो क्रूरल्टी अपना रहे हैं उससे जागरूक हों लोग. तीसरा ऑप्शन है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था. देखो, ये होते हैं की कॉन्सेप्ट. अगर कुछ एक्सट्रीमिस्ट शब्द आ जाए, विशिष्ट हो गया, संपूर्ण हो गया, ऑल हो गया, ये कहीं ना कहीं गलत होते हैं, 90% गलत होते हैं. तो यहाँ पर भी ये आंसर ऑप्शन गलत है. तो इसका जो आंसर है फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, तीसरा गलत है. तो इसका आंसर हो गया ए. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. दूसरा है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था? तो 19वीं शताब्दी कौन सी इरा थी? तो ये थी 1800 to 1900 के
बीच की, ये थी। तो इन्होंने बोला ये आर्थिक तौर पे पूछ रहे हैं, ठीक है, सामाजिक तौर पे नहीं, सांस्कृतिक तौर पे नहीं, आर्थिक तौर पर अंग्रेजी शासन का क्या एक परिणाम था। तो देखते हैं, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। क्या बात कर रहे हो यार, हमारी चीज़ें और निर्यात करेंगे, वो भी हाथ से बनी हुई। आज भी वैल्यू हम इंडियन खुद नहीं अपने हाथ से बनी चीज़ों को वैल्यू देते हैं, अंग्रेजी क्या देंगे, वो भी 1819 जब वहाँ यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तब हमारी चीज़ों को वो निर्यात करके यहाँ से ले जाएंगे। कैसा मजाक कर रहे हैं यूपीएससी। तो ये ऑप्शन आप देखते ही गलत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा है, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। देखो कितना बढ़िया मजाक कर रहे हैं यूपीएससी वाले, भारतीय स्वामित्व वाले, भाई कारखाने ही हमारे लिमिटेड थे, गिने चुने थे, और उनमें संख्या में वृद्धि हो रही थी ना, ना बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अब हम चौथा देखते हैं, डी वाला, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, तीव्र वृद्धि। आर्थिक तौर पर, क्वेश्चन देखिए आप, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन का परिणाम। भैया अंग्रेजी शासन का परिणाम और नगरीय जनसंख्या का क्या मतलब रिलेशन है? क्या वो हमारी जनसंख्या बढ़ा रहे थे? नहीं नहीं, ठीक है वो शादी कर रहे थे इंडियन से, लेकिन इसका मतलब ये तो ना वो नगरीय जनसंख्या बढ़ा रहे थे। ये भी गलत है, कैसा मजाक कर रहा है यूपीएससी। तीसरा ऑप्शन देखिए, भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आपने इंडिगो रेवोल्यूशन यानी सोरगम और जैसे कि जूट, ये सारी कृषि अपनाई जा रही थी, और जो खाद्य मतलब जो खाने की चीज़ें हैं वो कम उगाई जाने लगी थी, ठीक है, जो 19वीं शताब्दी में। तो भारतीय कृषि का कमर्शलाइजेशन हो रहा था। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, थोड़ा जल्दी करती हूँ वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा। इन्होंने नीचे नाम दिए गए हैं, फिर बोला है कि उन्होंने मैजिनी, मुझे पता है मैजिनी बुक, आप लोगों को पता हो तो बताइए। मैजिनी जो है ना वो लाला लाजपत राय की है, मैंने बिना ऑप्शन देखे ही बता रही हूँ। मैजिनी, बाकी मुझे नहीं पता, गैरीवाल्डी मुझे नहीं पता है। मैजिनी, गैरीवाल्डी शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। तो जिसने मैजिनी की लिखी है वो इनकी सबकी भी उन्हीं ने लिखी होगी। कुछ समय अमेरिका में भी रहे लाला लाजपत राय, बिल्कुल लाला लाजपत राय के बारे में बात हो रही है, और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, तो डेफिनेटली ये लाला लाजपत राय के बारे में ही बात हो रही है। देखो मैंने कुछ इनके बारे में एड ऑन भी कर रखा है। अरविंदो घोष आपको पता है, जो ये बंगाल साइड के थे, और बिपिन चंद्र पाल ये भी थे, और मोतीलाल नेहरू ये नेहरू जी के पिताजी थे, और लाला लाजपत राय लाल बाल पाल तिगड़ी थी, वो भी उसमें बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, और एक थे उनका, ये लोग एक्स वो गर्म दल के नेता थे। फिलहाल मैंने इनका कुछ नोट्स एड ऑन कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, हाँ यहाँ पर देखिए इनके बारे में आप यहाँ से देखिए, ये है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब का केसरी कहा जाता था। ये लाल बाल पाल की तिगड़ी थी, और ये गरम दल के नेता थे। आर्य समाज से जुड़ाव था इनका, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर देखिए संस्थाओं की स्थापना, इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना में पार्टिसिपेंट किया था। तो एक जो पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखवाई थी, ये पहली जो पंजाब नेशनल बैंक थी, ये फर्स्ट स्वदेशी बैंक थी। इसके अलावा इन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी में भी मतलब संस्थापना में भाग लिया था। लाहौर में जो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की नींव रखी गई थी, उसमें भी ये पार्टिसिपेंट थे। इसके अलावा इनकी कुछ पत्रकारिता देख लेते हैं, तो इन्होंने इंग्लैंड से डेप्ट टू इंडिया लिखा है, पत्रकारिता इनकी रही, और द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन रही है, और अनहैप्पी इंडिया रही है। इसके अलावा इनके कुछ आंदोलन इन्होंने रहे हैं, जो असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, जो कि 2020 में हुआ था। साइमन कमीशन, गो बैक, इसी में इन पर लाठीचार्ज हुआ था, ये 1928 का है, और इनकी लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी कुछ बुक्स हैं, जो बुक्स देख लेते हैं, ये रही मैजिनी हो गई, गैरीबाल्डी हो गई, शिवाजी हो गई, श्री कृष्ण हो गई, ठीक है। तो आप इनके बारे में ईजिली पढ़ सकते हैं। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इसका आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव जो कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष, देखो यहाँ पर ये राधाकांत देव, इन्होंने आगे लिखा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे क्या, तो ये सही है। ठीक है, इसके अलावा है दूसरा है गुजुल लक्ष्मी नारसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट तीसरा है सुरेंद्र बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। मैं इसके बारे में मैंने नोट ऐड किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 31 अक्टूबर 1851 में बना था। तो ये क्या था इसमें बता देती हूँ आपको। भारतीयों को एक साथ लाने वाला ये पहला राजनीतिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव। ठीक है, सचिन और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा जो थी वो 1884 में बनी थी और इसको जो संस्थापक थे वो रामास्वामी मुदलियार थे और पी.बी. आनंद चार्लू थे। इसके अलावा मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1876 में जो वो थे, इसके अध्यक्ष गुजलू लक्ष्मी नारायण चेट्टी थे। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में जो इसके संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन द्वारा स्थापित किया गया था। जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था इसका जो विलय है ना वो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उसमें इसका विलय कर दिया गया था, क्योंकि जो इंडियन नेशन जो एसोसिएशन था वो 1876 में बना था और 1870 मतलब 10 साल बाद ही 1885 में कांग्रेस बन गई। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो विलय था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया था। तो इसके जो हम ऑप्शन देखें तो इसका है पहला करेक्ट है। इसके अलावा दूसरा इसका सही नहीं है, सुरेंद्र नाथ इंडियन, ये ठीक है। तो इसके जो है ना 1 एंड 3 बी इज करेक्ट है। सो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5th क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम 1881। आप सन याद कीजिए 1881 है, इस टाइम मतलब क्राउन का शासन था, ये ब्रिटिश क्राउन का शासन था। क्यों? 1858 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद में क्राउन का शासन आ गया था और इंडस्ट्रियल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था। तो कारखाना अधिनियम आया, फिर उसमें बोला गया कि कारखाना अधिनियम 1881 औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय करने और श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देने की दृष्टि से पारित किया गया था। अरे नहीं भाई, अभी ट्रेड यूनियन कहाँ से बन जाएगा, वो तो 1900 के बाद बनेगा ना। ठीक है, बी है, इसका पहला तो गलत है, इसका पहला जो है वो गलत है। दूसरा है N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने में अग्रगामी थे, तो इसका सही है दूसरा। तो 5th का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट हियर। तो पहला गलत, एलिमिनेशन मेथड होता है, अगर पहला गलत कर दिया तो अपना पहला गलत और दूसरा सही है। फिलहाल मैंने इसके बारे में कुछ एड ऑन कर रखा है, आपको दिखा देते हैं। 5th में देखिए, जो पहला कारखाना अधिनियम 1881 आया था उसका उद्देश्य क्या था कि श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करना और जो 7 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्रतिबंधित करना कारखानों में काम करने के लिए, और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो है ना काम के लिए घंटों की सीमा तय की गई थी। ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हैं इसका आंसर है 5th क्वेश्चन का बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 1907। एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे। देखो 1907, 7 से 7 में सा ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें देखिए रास जो अध्यक्षता निभाई थी, सा से ऐसे कर सकते हैं यार, रास बिहारी बोस ने 1907 में रास स और सात से याद कर सकते हैं। 1907 में रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और कहाँ अध्यक्षता मतलब कहाँ इसका अधिवेशन हुआ था, तो साफोर सूरत में हुआ था। आपको तीनों चीज़ें याद हो गई। मुझे ऐसे याद है, ऐसे ही अगर आप याद करना चाहें तो
1906 में छ आ रहा है, इसको हिंदी में छः बोलते हैं, ठीक है। तो छल का ऐसे याद कर सकते हैं, छल का लेफ्ट और लखनऊ में हुआ था। और ये एक काशी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने इसका अधिवेशन किया था, ठीक है, 1906 वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था 1907 में, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और गरम दल और नरम दल मतलब उग्रवादी दल अलग अलग डिवाइड भी हुए थे। तो लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश हुआ था, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव हुआ था। देखो यही कारण है, ठीक है। फिलहाल मैं और ऑप्शन देख लेती हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये गलत है। अरविंदो घोष की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने में असमर्थता, ऐसा नहीं है, किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो है ना वो बी है, ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों का विश्वास कम हो गया था। तो चरमपंथियों को लगता था कि जो नरमपंथी हैं वो बहुत ही नॉर्मली बातचीत करते हैं अंग्रेजी शासन से, ब्रिटिश सरकार से, इन्हें थोड़ी क्वालिटी के साथ थोड़ा हिम्मत के साथ बात करनी पड़ेगी, तभी वो हमें आज़ादी देंगे, वरना हमें ये चमचागिरी से आज़ादी नहीं मिलेगी। इस वजह से फिर ये आगे चल के क्या हुआ, नरमपंथी और चरमपंथी आगे डिवाइड हो गए और 1916 में इनका फिर आपस में ये मिल गए थे, नरमपंथी और गरमपंथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार को किसके दौरान पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था? तो ये जब बंगाल विभाजन हुआ था। हाँ, तो ऑप्शन पहला ही देख लीजिए, बंगाल विभाजन के खिलाफ, यही इसका आंसर है। होम रूल लीग 1916 में आया, तब कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। असहयोग आंदोलन 2020 में आया, ये कैसे आंसर। साइमन कमीशन गो बैक, ये 1928 में आया, तो ये कैसे सही हो सकता है, वो बिल्कुल सही। तो स्वदेशी जो आंदोलन था वो 1905 में 1905 में अपनाया गया था और बंगाल विभाजन के विरोध में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ और किस लिए हो, क्योंकि नरमपंथी गरमपंथी की आपस में बात नहीं बनी थी, विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी और चरमपंथी का उदय हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920। आगे शायद मैं पीछे भी 2020 बोल चुकी हूँ, गलत बोल चुकी हूँ। एंड डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था सविनय अवज्ञा 1929 या 30, यही था। अब आप ही बताइए, कैसा अजीब क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। इन्होंने बोला कि नरमपंथी और चरमपंथी का उदय हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और आप लोगों को पता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आप बता सकते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तभी नरमपंथी और चरमपंथी का विभाजन हुआ था। तो और ये सन देखो, ये वाले 3 ऑप्शन देखो कितने दूर दूर मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, सब 1920 के बाद के हैं। और स्वदेशी आंदोलन एक यही है जो 1905 में हुआ था और यही आंसर है इसका, ठीक है। 9th क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। और इससे पहले 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी और ये सरोजिनी नायडू जो है ना 1947 में, मतलब उसके बाद में जो 19 पहली राज्यपाल बनी थी, मतलब पूरे भारत की पहली और यूपी की राज्यपाल बनी थी ये सरोजिनी नायडू, ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, बिल्कुल नहीं। उससे पहले 1917 में
लखनऊ अधिवेशन हुआ था और अध्यक्ष बनी थी पहली महिला, जो कि उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये वही हैं जो 1916 में वो इनका एक यार देखो दिमाग से स्किप हो गया इनका, एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय का अधिवेशन, और कलकत्ता में सरोजिनी नायडू की अधिवेशन में हुई थी होम रूल लीग, सॉरी होम रूल लीग। एनी बेसेंट ये वही जिनका 19, सॉरी मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया। एनी बेसेंट तो एनी बेसेंट ही 1917 में जो है ना पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। दूसरा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पहला गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, दादा। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेश के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, जैसे आप लोगों को पता है, ये तो थे ही थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। RC दत्त। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी ड्रेनेज वर्थ, ड्रेनेज, मुझे एकदम दिमाग से स्किप हो रहा है, कुछ क्या थी याद नहीं आ रही। फिलहाल ये तीनों लोग थे, तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3 डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक चला? तो 1911 तक चला। 1900, हाँ, तो इसमें ऑप्शन भी है। किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में कर्जन अधिनियम को निरस्त कर दिया। बी इज करेक्ट है। बाकी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जब अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1916 तक चला था। अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी और विभाजन की समाप्ति करनी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा है, गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में, तब समाप्त हुआ। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो, तो ये भी गलत है। डी है 1947 में भारत, अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो, ये भी गलत है। 14 क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बहुत ही अच्छा मतलब एक आया था, अधिनियम था, और ये रिपन थे उस टाइम, लॉर्ड वायसरॉय लॉर्ड रिपन थे, वायसरॉय लॉर्ड रिपन थे। इनके शासनकाल में आया था और इनको देसी शासन का जनक कहा जाता है, जो रिपन थे, तो यही लेके आए थे। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, फिर इसको निरस्त कर दिया गया। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। भारतीयों द्वारा हथियार ले जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाना नहीं, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना नहीं। ये न्यायिक बिल था। यूरोपीय लोगों के मुकदमों के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, ये यही था। बिल्कुल सही है। आयातित सूती कपड़े पर शुल्क लगाना, ये भी गलत है। मैं इसको आप बताती हूँ क्या है ये। इल्बर्ट बिल जो है ना, वो रिपन लाए थे। इस बिल में था कि अब पहले क्या हुआ करता था कि जो सिर्फ अगर किसी को मुकदमा वगैरह चलाना है, चाहे इंडियन हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, तो वो वकील कौन होता था? सिर्फ ब्रिटिशर्स ही होते थे। और इंडियन को किसी की शिकायत करनी है किसी ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिश वकील के पास, ब्रिटिश लॉयर के पास ही जाएगा। लेकिन इस बिल में था कि अगर कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर कोई मुकदमा चलाना है इंडियंस को, तो इंडियन लॉयर के पास भी जा सकता है। लेकिन इस बिल का विरोध जो ब्रिटिश समाज के लोग थे, उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि वो लोग गोरे थे और हम लोगों को अश्वेत, हम लोग अश्वेत थे, इंडियन अश्वेत थे, और हम लोगों को नीचा समझते थे, और उन्हें उस चीज़ में अपनी मान हानि लगी कि हमारे मुकदमा, हमारा जो सुपीरियर, हमारा जो हम पे जो हमारा सुनवाई करने वाला वो कोई इंडियन होगा। तो इस वजह से इसका विरोध हुआ और फाइनली इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये तो है, हो गया गलत। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन का कारण क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के
ये इसका है बंगाल। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूहों या संगठनों ने एकल एकल निकाय बनाने में, अरे ये ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी और इस तरह के उद्देश्य के लिए एक अलग निकाय बनाने का फैसला लिया। ये सही है। इसका तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। बहरामजी मालावारी और एमजी कर्नाटक ने देश के सभी सामाजिक सुधार समूहों के एक संगठन के तहत एक साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2012 में आया है। दादा भाई देख रहे हो आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दादा भाई नौरोजी पे, और एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया दुनिया भर का हम क्यों पढ़ें? जो जहाँ से क्वेश्चन आता है हम वही नहीं पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिएगा, अगर इस टॉपिक से पढ़ना है तो यहीं से पढ़ें, अन्यथा ज़्यादा कुछ ना पढ़ें। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बार बार क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो क्वेश्चन है, देख लिया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे प्रभावी योगदान ये था कि वह अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया। ये बहुत ही प्रोमिनेंट उनका शब्द था कि वो जो अंग्रेज लोग हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे उसका वो पर्दाफाश कर रहे थे। बिल्कुल सही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों के आत्मसम्मान को बहाल किया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की, वो भी दादा भाई नौरोजी ने? नहीं भाई, कहानी देखो दादा भाई नौरोजी, ये 20th सेंचुरी की है। उस टाइम इतना वेदों का महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिकल होने लगी थी। तो ये गलत है। किसी भी चीज़ से पहले सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। हाँ ये ठीक है, फिलहाल इसमें अभी ये नहीं है। फर्स्ट इसका आंसर है सही। 15 है, भारत में औपनिवेशिक शासन काल में गृह व्यय यानी कि होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। अंग्रेजी शासन जब था तो होम चार्जेस का मतलब था कि भारत से पैसे निकाल कर ब्रिटेन में ले जाना। इसी को तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, हाँ मुझे याद आ गया, दादा भाई नौरोजी की एक राइटिंग है, वो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, यानी कि जो वेल्थ है ना इंडिया से, वो वेल्थ का ड्रेन हो रहा है कहाँ, ब्रिटिश की ओर। तो भारत से, इसी को तो होम चार्जेस कहते थे, कि वो यहाँ से भारत से कमाते थे और अपने ब्रिटेन में जमा करते थे। इसको होम चार्जेस बोला गया था। बोला गया दोहन का महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित में से कौन सी निधियाँ होम चार्जेस का संगठक थीं? तो कौन कौन सी थी? लंदन में इंडियन ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, हाँ ये बिल्कुल सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि, नहीं ये नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बी इज करेक्ट है। 16th क्वेश्चन है, सन 1893 में सर विलियम बैडरवन तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो आप ऐसे कुछ समझें, देखो 1893 की कहानी है और 1858 में हम ब्रिटेन का शासन आ चुका था, थोड़े बहुत सुधार होने लगे थे। 1885 में कांग्रेस आ चुकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी, तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा था। अब पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना क्यों की गई होगी? देखो, तो सुधार, कहीं ना कहीं सुधार इंडिया में होने की लोग बात करने लगे थे। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, इसको भी छोड़ देते हैं। दूसरा बी ऑप्शन है, भारतीयों के सामाजिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। नहीं। भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा, नहीं भाई, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन, नहीं। इसका आंसर पहला है, भारत में राजनीतिक सुधारों, पॉलिटिकल सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। देखो ये जो विलियम बैडरवन और W.S. है ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स उनको बोलते हैं, हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। उन्होंने बोला कि इंडिया में पॉलिटिकल जो है ना रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो यही था उनका। सो दिस इज आंसर इज ए इज करेक्ट here, question 16th. So now I hope you all understood today's topic well. So thank you and thank you guys.